तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की जो वीडियो होने वाली है ये हमारी होने वाली है हमारे आईफोन 15 के रिगार्डिंग कि 2025 में ये जो फ़ोन है ये किन को लेना चाहिए या किन को नहीं लेना चाहिए। क्या ये 2025 में एग्जिस्ट करता है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से? क्योंकि आपको पता होगा कि आईफोन जो 15 प्रो है वो आज के टाइम में आपको लेटेस्ट ब्रांड न्यू नहीं मिल रहा। वो आजकल आपको या तो रिफर्बिश्ड या यूज़ मॉडल मिल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मार्केट में आईफोन 15 की बात की जाए तो ये अभी भी आपको एप्पल के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन पे मिल रहा है। तो जानेंगे आज इस वाली वीडियो में किन लोगों के लिए ये फ़ोन 2025 में बना है या किन लोगों को 2025 में फ़ोन लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। ये जो ओपिनियन होगा ये मेरे यूज़ के ऊपर बात है। मैंने जिस हिसाब से इस फ़ोन को पिछले 8 से 9 महीने से मैं इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने ब्रांड न्यू कंडीशन में ख़रीदा था, तो मेरा कैसा रिव्यू रहा इस फ़ोन के साथ पिछले 8 से 9 महीने में वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इस फ़ोन की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेकर। तो जैसा कि आपको पता है ये जो आपका आईफोन 15 है ये आता है एल्यूमिनियम के फ्रेम के साथ विथ राउंड कॉर्नर। अगर आप देखोगे तो इसका जो डिज़ाइन है ये राउंड कॉर्नर के अंदर है और ये भी राउंड है इसके जो कोने हैं, ताकि पकड़ने में थोड़ा आपको अच्छा इन हैंड फील मिल सके। जो बैक है वो पूरी ग्लास की आती है विथ मैट फिनिशिंग। ये इसका एप्पल का लोगो ग्लोसी के अंदर बिल्कुल ग्लोसी है, शाइन कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे लाइट की। ये देख सकते हो इसके जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर आपको पावर बटन मिल जाएगा और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन अप एंड डाउन और ये अलर्ट स्लाइडर। आपको पता होगा कि आईफोन अब 16 में तो खैर एक्शन बटन आ गया जिसका आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। मोस्टली इस बटन से हम साइलेंट या अनसाइलेंट कर सकते हैं अपने फ़ोन को। ऊपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। नीचे आपको मिल जाएंगे स्पीकर, माइक और टाइप सी पोर्ट। ये पहला फ़ोन था जिसमें एप्पल वालों ने टाइप सी पोर्ट दिया था। बाकी अगर ये लोग कुछ सोच रहे हो कि ये क्या लगा हुआ, तो भाई ये स्पीकर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको चल रहा होगा, मार्केट में ये चीज़ें आई हुई है। ये एक तरीके का स्पीकर प्रोटेक्टर है ताकि डस्ट वगैरह ना जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर लुक एंड बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो आज भी ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम फील होता है हाथ पे पकड़ने पे, ऐसा नहीं है। लुक आपको काफ़ी पसंद आएगी। जो इन हैंड फील्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है और एक कॉम्पैक्ट साइज़ है। तो ऐसा नहीं है, चलाने में आपको किसी तरह कोई इशू नहीं आने वाला। 2025 के हिसाब से भी जो इसकी लुक एंड फील्ड है वो काफ़ी अच्छी है। मेरे दूसरे जो एंड्रॉयड फ़ोन है कंपेयर में उनके ये थोड़ा बल्कि और बड़ा हो जाता है, आप देख सकते हो, क्योंकि इसके टच वगैरह या किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए काफ़ी हाथ को मूवमेंट करना पड़ता है। लेकिन इसमें ईजी टू टच है, एक कॉम्पैक्ट साइज़ होने की वजह से आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो साइज़ और बाकी चीज़ की अगर बात की जाए तो फ़ोन आपको पसंद आएगा, ऐसी कोई इशू नहीं है। तो ये थी इसकी डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। जैसे कि आपको पता है ये जो फ़ोन है ये आता है 6.1 इंच की डिस्प्ले के साथ। इसके जो डिस्प्ले का साइज़ है वो है 6.1 इंच, जो कि एक 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। ये 120 हर्ट्ज़ वाला नहीं है। आपको पता होगा आईफोन जो 16 है उसमें भी आपको 60 गीगाहर्ट्ज़ का ही जो रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है उसमें ही प्रोवाइड किया गया है। तो वही सेम डिस्प्ले इसमें भी है, जिसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स तक जाती है और इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो 461 है, 461। तो भाइयों, अगर आपको देखो कोई भी चीज़ इसकी इन डिटेल जानने ऑन द स्पेक्स जो पेपर पे लिखे होते हैं वो आप गूगल कर सकते हो। जैसे कि मैं इसकी ज़्यादा अंदर जा नहीं रहा हूँ गहराई में कि कौन सी इसकी डिस्प्ले है, 4K है, HDR+ है, 10 है, वो सब चीज़ें मैं नहीं बताया। बिल्ड क्वालिटी में भी आपने नोटिस करा होगा कि मैंने उसमें इसके बॉक्स कंटेंट वगैरह के बारे में भी नहीं बताया। वो काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो है, आप वहाँ देख सकते हो। इसके जो भी स्पेक्स है वो आप गूगल करके जान सकते हो। मैंने जो इसका रिव्यू दे रहा हूँ वो मैं अपने यूजर्स के हिसाब से दे रहा हूँ, और इससे पहले भी जो मैंने अपने फ़ोन के जो वीडियो डाली उन पर ही मैंने अपने यूजर्स के हिसाब से उनके बारे में बताया है। क्योंकि मैं स्पेक्स के हिसाब से नहीं चलता, मैं चलता हूँ रिव्यू के हिसाब से, चलाने को फ़ोन को यूज़ करने के हिसाब से कि कैसा इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है। तो भाई ये जो डिस्प्ले है नॉर्मली अगर आप व्यू वगैरह करोगे, व्यूइंग एंगल वगैरह काफ़ी इसके अच्छे हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, अगर आप कंटेंट वॉच करते हो और इससे पहले अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन आपने ले रखा है 12-15 हज़ार या 13 हज़ार, क्योंकि आपको ही पता है कि जो 6.1 इंच है वो काफ़ी छोटी है आज के हिसाब से, 2025 के हिसाब से। क्योंकि भाई नॉर्मली जो 15-20 हज़ार के फ़ोन है उनमें भी 6.5 और 6.7 इंच का जो डिस्प्ले आपको प्रोवाइड होता है। ये मेरा रियलमी का फ़ोन है, तो मैं मोस्टली जो कंटेंट जो वॉच करता हूँ वो मैं इस फ़ोन पे करता हूँ, मैं इस पर नहीं करता बिकॉज इसके जो स्क्रीन साइज़ है वो मेरे को थोड़ा छोटा लगता है।
क्योंकि वो हो सकता है मेरे पास ये 2 फ़ोन है, इसलिए मैं मोस्टली जो कंटेंट वॉच करता हूँ वो इसमें करता हूँ, इसमें नहीं करता, क्योंकि इसका जो डायनेमिक आइलैंड है वो भी काफ़ी स्पेस घेर लेता है, तो उसमें वो अपनी अपनी चॉइस है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं आपको दिखाऊँ वैसे डिस्प्ले की क्वालिटी तो आप देख सकते हो। तो ये मैं आपको डिस्प्ले की क्वालिटी दिखा देता हूँ कि इसके कलर वगैरह कैसे है। मैं भाई किसी भी तरह की कोई स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो जैसी नॉर्मल रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे ही डाल रहा हूँ। और प्लीज़ अगर आप चाहते हो मैं इसका बिल्कुल इन डिटेल लाऊँ तो वो भी मुझे बताना कि आप इन डिटेल किस में इसका रिव्यू चाहोगे, जैसे कैमरा है या स्पेशली इसकी परफॉर्मेंस वगैरह है, तो वो चीज़ भी मेरे को एक बार बताइएगा। तो ये आप देख सकते हो इसकी कुछ क्वालिटी ऐसी है। हम एक बार सेटिंग हाई कर लेते हैं तो अब देखते हैं इसकी सेटिंग, अभी तक तो चेंज हुई नहीं। जो आप सेटिंग चेंज हो चुकी, तो ये है इसकी टोटल पूरी फुल क्लैरिटी, ये इसके व्यूइंग एंगल है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। जो कलर है वो काफ़ी अच्छे देखने में, कलर काफ़ी एक्यूरेट आते हैं, काफ़ी नेचुरल दिखते हैं इसमें। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है अगर मैं कंपेयर करूँ अपने दूसरे वाले फ़ोन से, बट मैंने बताया ना स्क्रीन साइज़, मेरे को स्क्रीन साइज़ से थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंट होता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन है जो जिसका जो स्क्रीन साइज़ वो उससे बड़ा है। बट लेकिन क्लैरिटी कहूँ तो भाई क्लैरिटी इनकी तरह तो खैर कोई दे नहीं सकता, वो अलग फ़ोन है, उसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेन साइज़ का इशू आ जाता है, तो इसलिए मैं इसमें कंटेंट थोड़ा कम ही वॉच करता हूँ। और आगे भी मैं इसकी काफ़ी चीज़ें बताऊँगा। ये इस वीडियो में मैं जो चीज़ें वो काफ़ी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वीडियो जो ज़्यादा लंबी हो, क्योंकि पिछली बार की भी मेरी वीडियो सीएमएफ फ़ोन की काफ़ी लंबी हो गई थी, और लंबी वीडियो किसी को भी देखना पसंद नहीं है। तो आपको हो सकता है अंदाज़ा लग गया हो। अगर डिस्प्ले की बात करो तो भाई डिस्प्ले काफ़ी ओके है, डिस्प्ले से आपको नाराज़गी नहीं होगी। डिस्प्ले फुल कलर्स, अगर कलर की बात की जाए, टच स्मूथनेस की बात की जाए, भले ही 60 हर्ट्ज़ है, लेकिन आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली 60 हर्ट्ज़ के भी हिसाब से, क्योंकि मेरे केस में भले ही मेरा ये फ़ोन 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को साइड बाय साइड भी यूज़ करता हूँ तो मुझे ये डिस्प्ले कहीं से स्लो महसूस नहीं होता। या तो ये हो सकता है कि एंड्रॉयड की जो ऑप्टिमाइजेशन वो इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन वहीं अगर जब मैं अपने इस आईफोन 15 को किसी दूसरा आईफोन जो कि 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाला जो डिस्प्ले है उससे जब कंपेयर करता हूँ, तब मुझे फ़ोन काफ़ी स्लो लगता है। क्योंकि मेरे दोस्त के पास आईफोन जो 13 प्रो है, उसका जो अगर मैं साइड बाय साइड रख के इन दोनों फ़ोन की टच चलाऊँगा तो ये काफ़ी स्लो लगता है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा स्लो। लेकिन जब मैं अपने नॉर्मल एंड्रॉयड को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क दिखेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है, भले ही 60 FPS है, अगर आप एंड्रॉयड कोई मिड रेंज वाला फ़ोन चला रहे हो 20-25 हज़ार वाला और उससे स्विच करके इस फ़ोन में आओगे तो आपको रिफ्रेश रेट से कोई दिक्कत होने नहीं वाली। बाकी अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो लो, मैं आपको साउंड क्वालिटी भी चेक करवा देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो स्पीकर है वो कैसे है। स्पीकर काफ़ी लाउड है, और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। तो आशा करता हूँ आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा इसका साउंड के स्पीकर की क्वालिटी के बारे में। तो अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात की जाऊँ तो डिस्प्ले के हिसाब से फ़ोन काफ़ी अच्छा है। आप डिस्प्ले हो गया, इसके स्पीकर हो गया, इसकी क्वालिटी जो है डिस्प्ले की वो काफ़ी बेहतरीन है, उसमें आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। बस हाँ, जो बात है, अगर आप इस फ़ोन को बाहर धूप में यूज़ करोगे तो मैं बता दूँ ये जो फ़ोन है अपनी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा नीचे लो कर लेता है। तो ऐसे में क्या है, इसकी जो विजिबिलिटी है वो बाहर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है आउटडोर में। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के नीचे इस फ़ोन का यूज़ करोगे तो ये जो फ़ोन है ये 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी जो ब्राइटनेस है उसको काफ़ी ड्रॉप कर देगा, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि देखो मैं दिल्ली जैसे शहर में रहता हूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर है इन दिनों काफ़ी हाई है, और ये जो फ़ोन है इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम होने की वजह से ये जो फ़ोन है वो काफ़ी हीट हो जाता है बाहर। अगर आप मान लो नॉन AC वाले कमरे में इस फ़ोन को रख दोगे और अगर दिल्ली जैसी जगह में रहते हो तो ये जो फ़ोन है ये हीट काफ़ी होने लगता है, क्योंकि जो बाहर की गर्मी आपको पता होगा दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ रही है। तो ये मैं पिछले कुछ टाइम से फेस कर रहा हूँ कि ये जो फ़ोन है अगर मैं इसको बाहर यूज़ करता हूँ, ज़्यादा नहीं, अगर मान लो मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए अगर इसका कैमरा यूज़ कर लूँ या इसमें GPS वगैरह ओपन कर लूँ
तो भाई इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत तेज़ी से ड्रॉप होती है, तो वहाँ पर इसकी जो डिस्प्ले है वो आपको डिसअपॉइंट करेगी। मैं क्योंकि ये मैं पिछले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ भी दिखा देता हूँ, ये जो फ़ोन है ये अभी अंडर वारंटी है, अभी इसको पूरा टाइम हुआ नहीं है। अगर आप देखो, ये आप यहाँ देख सकते हो 1/11/2025 तब ये एक्सपायर होगा। और इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी अभी जो बैटरी हेल्थ है वो है 100%। इसको मैंने मेंटेन करा हुआ है, वो भी बताऊँगा कैसे। बट आप देख सकते हो अभी फ़ोन को पूरा साल भी नहीं हुआ है। और इसकी जो डिस्प्ले है, मैं इसकी डिस्प्ले से थोड़ा बस 2 चीज़ों से डिसअपॉइंट हूँ। एक, अगर आप आउटडोर में ज़्यादा यूज़ करोगे, फ़ोन अगर हीट होगा तो काफ़ी ब्राइटनेस ड्रॉप कर देता है, तो वहाँ आप इसकी जो डिस्प्ले है उससे शायद परेशान होगे। और अगर आपके पास अभी कोई बड़ा डिस्प्ले साइज़ वाला फ़ोन है, तो जब आप डायरेक्टली इस पर स्विच करोगे तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपके जो इसकी जो डिस्प्ले है वो छोटी लगेगी। लेकिन ये है, जब आप इसका यूज़ करते रहोगे तो आपको शायद फिर ये छोटी डिस्प्ले ना लगे। क्योंकि मेरी जो इस पर 60 FPS है, अगर आप एंड्रॉयड का मिड रेंज वाला फ़ोन यूज़ करो तो आपको किसी भी तरीके की कोई इशू नहीं आने वाला इस रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले के साथ। बाकी अगर आप ऑलरेडी एप्पल का 120 हर्ट्ज़ वाला रिफ्रेश रेट वाला कोई फ़ोन चला रहे हो, जैसे आईफोन 13 प्रो या 14 प्रो, तब हो सकता है ये फ़ोन आपको डिसअपॉइंट करेगा, तब आपको इसकी जो टच वगैरह वो स्लो लग सकती है। तो ये थी इसकी डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा के बारे में। क्योंकि आपको पता है आईफोन जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं अपने कैमरे के लिए। तो पीछे जो है इसमें पीछे आपको 2 कैमरा का सेटअप मिलेगा। एक है हमारा मेन कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल का, और एक है हमारा अल्ट्रा वाइड एंगल जो है 12 मेगापिक्सल का। और जो फ्रंट कैमरा है ये आपका मिलेगा 12 मेगापिक्सल का विद सेल्फी। तो दिखा देता हूँ मैं इसकी कैमरे की क्वालिटी कैसी है। भाइयों, मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा डीप में नहीं दिखाऊंगा कोई भी चीज़ें, मैं आपको मेन चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपको कैमरे का अंदाज़ा लग जाए। क्योंकि अगर मैं सारी फ़ोटोज़ वगैरह आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता कि इस बार मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो। तो इसलिए अगर आपको इन डिटेल जानना है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर एक इन डिटेल वीडियो बना दूँगा, चाहे वो आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट की हो, चाहे कैमरे टेस्ट की हो। तो ये आप देख सकते हो, ये डे लाइट का इसका शॉट है जो नॉर्मल कैमरे से लिया हुआ है। जो क्लैरिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप ध्यान से देखोगे जो चेहरे के टेक्सचर्स वगैरह वो फ़ोटो में साफ नज़र आ रहे हैं। चाहे आईब्रो की जो डिटेलिंग है वो आप देख सकते हो, जो हेयर है उसकी क्लैरिटी आप देख सकते हो। तो इसका जो कैमरा है, क्योंकि आपको पता है जो आईफोन होते हैं वो मेन अपने कैमरे के लिए ही जाने जाते हैं, तो कैमरे से भाई आप कहीं से कहीं तक इससे डिसअपॉइंट नहीं होगे। प्राइस रेंज के हिसाब से जो कैमरे की डिटेल है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको एक स्पेशली कैमरे के लिए फ़ोन चाहिए तो आप इस फ़ोन के साथ डेफिनेटली 2025 में जा सकते हो, कहीं से कोई इशू आने नहीं वाला है इसके डे लाइट शॉट में। और अगर मैं इसके लो लाइट शॉट की बात करूं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। डे शॉट तो मैंने दिखा दिया, एक ये आप देख सकते हो, ये आर्टिफिशियल लाइट के अंदर इसकी फ़ोटो है। इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो आप देख सकते हो। जो एज डिटेक्शन वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया है। जो कलर है वो नेचुरली आते हैं, ऐसा नहीं कलर वार्म टोन या कूल टोन में चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एडजेस है ब्लर की वो कितनी बढ़िया है, कितनी शार्प है। ऐसा नहीं है इनने सब्जेक्ट को ब्लर कर दिया हो। ये आप गैप के पास भी देख सकते हो। ये जो डिटेलिंग है ये एक काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज का फ़ोन है उसमें ये थोड़ी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है इसका पोर्ट्रेट मोड का। ये लो लाइट की फ़ोटो है, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। जो एज डिटेक्शन है इससे आपको पता चल जाएगा। और वहीं अगर कुछ फ़ोटो आपको मैं और दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो इसकी लो लाइट की जो जैकेट का कलर वगैरह है, और ये जो लिखा हुआ है ब्रांडिंग वगैरह इसमें आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है पिक्सल ज़्यादा फट रहे हैं या जो कलर है वो चेंज हो रहा है। जो कलर टोन है मेरी जैकेट का वो वही है, चाहे आप वाइटनेस ले लो शूज़ के ऊपर। तो जो कलर एक्यूरेसी वो काफ़ी अच्छी है। जो इसकी जो इमेज की जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी बढ़िया होती है। तो कैमरे से खैर आप कहीं से कहीं तक डिसअपॉइंट होने नहीं वाले। और ये इसके कुछ डे लाइट के शॉट है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो जैकेट पे ये जो लिखा है इसका जो कलर है बिल्कुल नेचुरल वही कलर है जो ओरिजिनल में है। क्योंकि आईफोन मेन अपने कैमरे के लिए जाने जाते हैं, तो भाई कैमरे से मैं कहीं से कहीं तक अभी तक डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। इसका जो कैमरा है मैं उससे काफ़ी खुश हूँ। इससे जो पहले की जो वीडियो वगैरह भी मैंने डाली है दूसरे फ़ोनों की वो इसी के कैमरे से रिकॉर्डेड है, ये आप देख सकते हो। जो कैमरा है वो काफ़ी बढ़िया है। डे लाइट में चाहे डे लाइट हो चाहे लो लाइट हो, दोनों ही कंडीशन में जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इसका कैमरा। बाकी अगर बात करी जाए इसके फ्रंट कैमरे की तो भाई फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल है और वो भी डिसेंट फ़ोटो खींचता है। मैं अगर आपको एक फ्रंट कैमरे का एग्जांपल दिखा दूं तो आप देख सकते हो ये लो लाइट कंडीशन में कलर काफ़ी अच्छे आया। जो इमेज की जो
क्लैरिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है, नेचुरल कलर है। तो जो इसका कैमरा है उससे आप कहीं से कहीं तक डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। 2025 में भी कैमरे की परफॉर्मेंस फुल तगड़ी है। अगर चाहे आप इससे व्लॉगिंग करो या अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, इंस्टाग्राम के लिए रील वगैरह बनानी है, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन के साथ जा सकते हो। कैमरा ये आपको शिकायत नहीं करेगा। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, अगर आप ज़्यादा फोटोग्राफी इस फ़ोन से करते हो, वो भी डे लाइट के अंदर, तो ये जो फ़ोन है ये ओवर हीट होने की वजह से जो अपनी ब्राइटनेस है वो काफ़ी हद तक गिरा देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर हीट की वजह से इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप होती है। तो इस चीज़ का एक ध्यान रखना, ये एक ड्रॉबैक है अभी इस फ़ोन के साथ। अगर आप ठंडे एरिया में रहते हो या आपके आसपास का जो वेदर है वो थोड़ा ठंडा रहता है, कूल रहता है, दिल्ली की तरह इतनी गर्मी नहीं है, तो वहाँ पर आप बेहिचक होकर इसका जो कैमरा है वो आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि जब मैं विंटर के टाइम में ये मैंने फ़ोन लिया था नवंबर के आसपास, तो वहाँ पर मैं इसका खूब फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे ये शिकायत देखने को नहीं मिल रही थी, जैसे हीटिंग का इशू हो गया या आपका जो ब्राइटनेस ड्रॉप होता है उस चीज़ का, मुझे वो ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, अभी जैसे गर्मी आ रही है तो ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि आप फोटो वगैरह करोगे, आप व्लॉगिंग करोगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ज़्यादा अगर हॉट वेदर है तो वहाँ पर ये बीच बीच में आपकी जो ब्राइटनेस है वो ड्रॉप करेगा और थोड़ी बैटरी है वो काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ये कैमरे के लिए ले सकते हो डेफिनेटली। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो फ़ोन है ये फ़ोन आता है हमारे A16 बायोनिक चिप के साथ, जहाँ पर ये जो प्रोसेसर है काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। गेमिंग में आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आने नहीं वाली, और जो डेली के आपके जो भी टास्क वगैरह ये फ़ोन काफ़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। डे टू डे लाइफ में मुझे अभी तक कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला है। पिछले मैं इसको 8 महीने से शायद यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इस तरह की परफॉर्मेंस में इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसका रैम मैनेजमेंट हो, चाहे इसकी स्मूथनेस के बारे में हो, किसी तरह की कोई मेरे को दिक्कत मिली नहीं है। हाँ, बाकी रही गेम खेलने की बात, तो जैसे कि मैंने बताया, मैं इस फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। गेमिंग्स वगैरह मैं बहुत कम करता हूँ। बीच बीच में मैंने गेम्स खेली थी इसमें, जब मैंने न्यू फ़ोन लिया था, तो गेम्स में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत आई नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं इस फ़ोन का एक गेमिंग टेस्ट लेके आऊँ, पूरा फुल इन डेप्थ रिव्यू गेमिंग का, तो प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट सेक्शन पे। अगर होगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के लाऊंगा। मेन एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। अगर आप ये फ़ोन लेने की सोच भी रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो लोगे वो लेना 256 GB का। ये मेरा जो वेरिएंट है 128 GB का है, तो स्टोरेज की मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। आप अगर लोगे तो थोड़ा हो सके तो 256 GB के वाला वेरिएंट लेना, क्योंकि 2025 में 128 GB हो सकता है आपको कम पड़े, क्योंकि मुझे ज़रूर कम पड़ता है। क्योंकि जब गेम्स वगैरह डाउनलोड करो तो भाई स्पेस काफ़ी हद तक इसमें भर जाता है, तो उस चीज़ की दिक्कत आती है। और जैसा कि मैंने कहा, इसमें ओवर हीटिंग की थोड़ी इशू है, तो अगर आप इसमें PUBG वगैरह या आपकी जो हैवी गेम है जेंशिन इम्पैक्ट वगैरह खेलोगे, तो ऐसे में क्या है, ये फ़ोन वहाँ भी काफ़ी दिक्कत देता है। भाई मेरे रिव्यू में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। मैं जब इसमें गेम प्ले करता हूँ तो 10-15 मिनट तो गेम बहुत बढ़िया चलती है, लेकिन बाद में फ़ोन जो इतना हीट हो जाता है वो अनकंफर्टेबल होने लगता है, क्योंकि इसकी जो एल्यूमिनियम जो फ्रेम है वो काफ़ी हद तक हीट आपको महसूस करवाते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। परफॉर्मेंस अच्छी है, कैपेबल भी है, लेकिन मेन दिक्कत वही है, हीट अप थोड़ा ज़्यादा होता है। पता नहीं क्यों, मैंने ये आईफोन इतने हीट क्यों होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हीटिंग का इशू रहता है। गेमिंग करोगे तो भाई कूल जगह पे बैठ के करना है, एसी वाले रूम में बैठ के करना है, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। विंटर में मैंने करी थी, मुझे किसी तरीके की वहाँ कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आप परफॉर्मेंस वाइज फ़ोन आप डेफिनेटली ले ही सकते हो। इसका जो प्रोसेसर है, अगर आप किसी एंड्रॉइड फ़ोन लेते हो इस प्राइस रेंज के अंदर, तो भी भाई वो उस हिसाब की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जिस हिसाब की ये परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि इसका जो A16 जो बायोनिक चिप है वो काफ़ी पावरफुल एक प्रोसेसर है, जो एंड्रॉइड के इस प्राइस रेंज वाले प्रोसेसर को मात दे सकता है। ये मेरे हिसाब, जितना मैंने फ़ोन यूज़ करा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आप ले सकते हो। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो या अगर थोड़ी भी हैवी गेमिंग यूज़ कर सकते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, ऐसी कोई इशू आने नहीं वाला। बस हैवी गेम ज़्यादा करोगे तो आपको 2 नुकसान होंगे। पहला, आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे ड्रॉप होगी। दूसरा, फ़ोन ज़्यादा हीट अप होगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। परफॉर्मेंस के लिए ले सकते हो, गेमिंग के लिए भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला। बाकी अब बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी के बारे में, क्योंकि आपको पता है किसी भी फ़ोन की जो मेन चीज़ होती है वो होती है उसकी बैटरी। तो आपको जैसा पता होगा कि ये जो फ़ोन आता है ये आता है 3349 mAh की बैटरी के साथ। एंड्रॉइड के मुकाबले तो खैर इसका स्पेसिफिकेशन में बात की जाए तो काफ़ी कम है, क्योंकि एंड्रॉइड में आजकल क्या है, आप देखोगे 15,000 के फ़ोन में भी आपको 5 से 6,000 mAh की बैटरी मिलती है। तो वहाँ पर 3349 काफ़ी कम है, हाफ के बराबर है बिल्कुल। बट मेरे केस में नॉर्मल अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये फ़ोन मेरे को सुबह से लेकर शाम तक की आराम से बैटरी प्रोवाइड कर देता है, मुझे इतनी दिक्कत होती नहीं है। अगर सुबह मैं इस फ़ोन को 80% भी चार्ज करता हूँ तो शाम के रात के 9 बजते बजते इसमें 15 से 20% बैटरी मेरी बची रहती है, क्योंकि मेरा नॉर्मल यूज़ है, ज़्यादा मैं हैवी करता नहीं। थोड़ी बहुत अपना यूट्यूब वगैरह चला लिया, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल डाउन कर लिया, वीडियो कॉल कर ली, नॉर्मल कॉल कर ली। तो ऐसे में क्या, अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो आपको बैटरी में किसी तरह का कोई इशू नहीं आने वाला। बट हाँ, अगर थोड़ा आप बैटरी का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो,
ज़्यादा यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको इस फ़ोन को दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। मैं आपको ऑलरेडी अपनी बैटरी हेल्थ दिखा चुका हूँ। मेरी जो बैटरी हेल्थ है ये 100% है, और ये 100% बैटरी हेल्थ का मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ कि अगर मैं इसे सुबह फ़ोन 9 बजे चार्ज करता हूँ तो रात के 9 बजे आते आते मेरी इस फ़ोन की जो बैटरी है वो 20% से नीचे आ जाती है। बट मैं पहले ही बता दूँ, मैं जो अपना फ़ोन है वो 100% कभी चार्ज नहीं करता। मैं इसको नॉर्मली 80 से 85% ही चार्ज करता हूँ। मैं इसे 90 भी नहीं जाने देता, क्योंकि अगर आपको पता होगा ये टिप्स एंड ट्रिक्स है ताकि आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो ज़्यादा ड्रॉप ना हो। तो आप देख सकते हो मेरा जो लास्ट चार्ज था 80%, वो मैंने आज सुबह मॉर्निंग में करा था 8:43 AM को। जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो आप देख सकते हो 1 घंटे 43 मिनट का, स्क्रीन ऑफ टाइम 2 घंटे 48 मिनट। बाकी आप देख सकते हो सुबह 9 बजे के आसपास मैंने फ़ोन को 80% चार्ज करा था, जिसमें से अभी मेरा खैर 57 है, क्योंकि आज मैंने इस फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करा नहीं है। मेरा मोस्टली आज काम इस वाले फ़ोन से ज़्यादा हो रहा था, तो ये फ़ोन का मैंने बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करा है, आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल डेली नॉर्मल यूज़ जैसे लोग करते वैसे करोगे तो आपको शाम आते आते इस फ़ोन को दोबारा चार्ज करना पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई मैंने इस फ़ोन को जितना, अगर मैं कभी इमरजेंसी में मैंने इसका गूगल मैप वगैरह इसमें यूज़ करा या एप्पल का जो खुद का मैप है इसको यूज़ करा है, तो वहाँ पर जो बैटरी है वो काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी भाई बैटरी बैकअप मेरे हिसाब से डिसेंट है, मैं ना ज़्यादा अच्छा कहूँगा ना ज़्यादा बढ़िया कहूँगा। बट हाँ, अगर मैं अपने इस फ़ोन से कंपेयर करूँ अपने रियलमी के, तो भाई साहब मुझे इसका बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है अगर मैं कंपेयर करूँ आईफोन से। भले ये फ़ोन इतना महंगा है और ये उसके मुकाबले काफ़ी सस्ता है। ये मैंने फ़ोन लिया था 23,000 के आसपास का, और ये जो फ़ोन की कीमत थी जब नया नया लॉन्च हुआ था तो 80,000 का था। तो आप खुद एक आइडिया लगा लो कहाँ 23,000 का फ़ोन और कहाँ 80,000 का फ़ोन। तो उस हिसाब से मुझे जो बैटरी बैकअप पसंद है वो मुझे अपने इस फ़ोन का ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस फ़ोन का मैं कितना भी यूज़ कर लूँ ये मेरे को आराम से 1.5 दिन का बैकअप दे देता है। लेकिन वहीं अगर मैं इस फ़ोन की बात करूँ तो ये मेरे को मुश्किल से 1 ही दिन का बैकअप दे पाता है। अगर उसमें मैं थोड़ा हैवी यूज़ कर लूँ तो फिर समझ लो मुझे दोबारा इसको चार्ज करना पड़ेगा दिन में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना लेने से पहले कि अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो आपको इसके लिए फिर एक पावर बैंक लेके अपने साथ चलना पड़ेगा, ताकि जब इसकी बैटरी लो हो तो आप इसको फिर से फुल्ली चार्ज कर सको। तो ये था इसका बैटरी टेस्ट। इसकी बैटरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो तो आप देख। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो के एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये फ़ोन 2025 में आईफोन 15 किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आपका बजट 45 से 55 हज़ार के आसपास है तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली ले सकते हो। वो इसलिए कह रहा हूँ 55 हज़ार, क्योंकि आपको पता है आने वाला जो टाइम है जब आईफोन 17 आने वाला आपको पता है, और दिवाली की भी जो सेल और बिग बिलियन सेल है वो आने वाली है। तो ऐसे में क्या, जो आईफोन 16 है वही आपको मिल जाएगा 55 से लेकर 60 के बीच का। तो अगर अभी करंट में अगर ये फ़ोन किसी डिस्काउंट में लगा के आपको 50 से 55 के बीच मिलता तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। बाकी ये फ़ोन उन लोग मैंने बताया, अगर आपका बजट 50 से 55 है तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो। अगर आप पहली बार आईफोन लेना चाह रहे हो और आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप एक बार यूज़ लेना चाह रहे हो कि कैसा इसकी परफॉर्मेंस रहती है, कैसा इसका लुक एंड फील है, एवरीथिंग जो भी आपको एक्सपीरियंस करना है, तो भी आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हो। क्योंकि हमें पता है ये जो फ़ोन है ये आने वाले अभी 5 से 6 साल इसमें अपडेट्स आने वाले हैं, तो ये कहीं से कहीं तक आउटडेटेड नहीं होने वाला। पीछे से भले डिज़ाइन थोड़ा पुराना आपको लग सकता है आईफोन 16 से अगर कंपेयर करोगे, बट आगे से और जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल लेटेस्ट जो आईफोन है वो वाली है। क्योंकि अगर आप 16 से भी इसको कंपेरिजन करोगे तो ज़्यादा चेंजेस है नहीं, सिर्फ जो आपको चिपसेट है वो लेटेस्ट मिल जाता है और कुछ जीबी रैम आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। बाकी जो एआई फीचर है वो है। तो एआई का अगर देखो, मेरे काम में एआई किसी कहीं से कहीं तक यूजलेस है, मैं एआई का ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ। और अगर मुझे एआई कभी यूज़ करना भी हो तो ChatGPT या दूसरी काफ़ी सारी थर्ड पार्टी ऐप है एंड्रॉइड में, जिसके हम थ्रू हम एआई के कुछ चीज़ों को फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मेरे को एआई का कहीं से कहीं तक यूज़ नहीं है। अगर आपको भी एआई का यूज़ नहीं है तो भी आप डेफिनेटली इस फोन के साथ जा सकते हो, ये चीज़ आपको कोई इशू नहीं आने वाला। बट लेना ये तभी अगर जब आपको 50 से 55 के बीच मिले। अगर आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए, परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, और आप चाहते हो कि आने वाले 6 या 7 साल आपका फ़ोन बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है, तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हो। एक कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए तो भी आप इसके साथ जा सकते हो, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी अगर आप बात करें कि किन लोगों को ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए, तो देखो भाई, अगर आप बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आप मोस्टली डे लाइट के नीचे, सनलाइट के नीचे आप ज़्यादा अपने फ़ोन का यूज़ करते हो, तो आप इस फ़ोन के साथ ना जाओ तो बढ़िया। क्योंकि सनलाइट के नीचे इसकी जो ब्राइटनेस है मैंने आपको बताया वो ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हाँ ये फ़ोन आपको परेशान करेगा। प्लस अगर आपको थोड़ी हैवी बैटरी की रिक्वायरमेंट है कि आपको बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो भी आप इस फ़ोन को अवॉइड कर सकते हो। बिकॉज इसकी जो बैटरी है मैंने आपको बताया डिसेंट है, अच्छी है, बट अगर ज़्यादा ही बैटरी को आप ज़्यादा महत्व देते हो तो वहाँ पर आप इससे थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो। क्योंकि बैटरी मैक्सिमम आपकी 1.5 दिन तक का दे देगी, सुपर नहीं दे पाएगा, बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करोगे। जैसे कि मैंने आज बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर फ़ोन का यूज़ करा है, तो आप देख सकते हो 80 से मेरी अभी 56 है। लेकिन मुझे पता है कल मॉर्निंग आते आते मुझे इसको चार्ज करना ही पड़ेगा, वरना मुझे फिर बीच में कहीं पर या तो इसको पावर सॉकेट पे लगाना पड़ेगा या फिर पावर बैंक से चार्ज करना पड़ेगा। तो बैटरी का अगर आपको एक अच्छी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको हीट करने वाले फ़ोन नहीं पसंद तो भी आप इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हीटिंग का इशू काफ़ी है दिल्ली जैसे शहर में, तो ये भाई साहब आँख बगूला हो जाता है, पूछो मत। और जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट सनलाइट के नीचे अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो भी आप इसकी डिस्प्ले से जो है वो निराश होगे, आप तब भी अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको एक हाई प्रोफाइल वाला फ़ोन चाहिए जिसकी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस हो, एक्स्ट्रा सब कुछ ज़्यादा हो, तो भी आप इस फ़ोन को अवॉइड कीजिए। एक्स्ट्रा ऐसे जैसे कि मान लीजिए अगर आप
50 से 55 हज़ार खर्च कर रहे हो, और उसमें भी आपको पता है ये जो फ़ोन है ये 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। और अगर आप कोई फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन पहले से यूज़ कर रहे हो, जैसे सैमसंग का S24 अल्ट्रा या S25 अल्ट्रा है, तो वहाँ पर भी आप इसकी डिस्प्ले से नाराज़ हो सकते हो, क्योंकि इसके जो रिफ्रेश रेट है ये काफ़ी कम है अगर माना जाए। और प्लस इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो भी 2000 निट्स ही है, और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ना होने की वजह से जो उसमें रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, वो आपका मैटर है, वो आपकी चॉइस है कि आपको ऐसे फ़ोन के साथ जाना है नहीं जाना। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ है जो मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आने वाली वीडियो में उस चीज़ को सुधारूंगा। और अगर आपको इस फ़ोन का इन डेप्थ कोई भी रिव्यू चाहिए, चाहे गेमिंग हो, चाहे कैमरा हो, चाहे बैटरी का हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं ज़रूर बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो और आपको प्रोवाइड करूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आने वाली वीडियो के लिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, दूसरी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।